हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम नॉलेज एंड करिकुलम की पूरी बुक को एक बार रिवाइज करेंगे। कल आप लोगों का एग्जाम है, एमडीयू का एग्जाम है कल नॉलेज एंड करिकुलम का। तो जिनकी तैयारी हो चुकी है वो एक बार रिवाइज कर ले, और जिनकी तैयारी नहीं हुई है तो वो भी एक बार अच्छे से देख लें, ताकि एटलीस्ट वो कुछ लिख कर आ सके एग्जाम में। क्योंकि मेन पॉइंट्स को मैंने, और जो भी मेन टॉपिक्स, जो जिस तरह के क्वेश्चन आपके कल आ सकते हैं, एंड आई एम 100% श्योर कि आएंगे भी, तो उनको अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप एटलीस्ट उनमें क्या लिख सकते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज इज एन अवेयरनेस और फेमिलियरिटी गेन्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ अ फैक्ट और सिचुएशन और द थ्योरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ की हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट एक्सपीरियंस और कंप्लीट नॉलेज के साथ, जो हमें कंप्लीट किसी चीज़ की हमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज जब हो जाती है, ठीक है, उसी को हम नॉलेज बोलते हैं। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगा उसमें, आपके एक्सपीरियंस भी आ जाएंगे उसमें, आपके जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है, वो सब मिला के जो आपको नॉलेज होती है, ठीक है, वही नॉलेज है। इट इज़ एन अवेयरनेस और द फेमिलियरिटी गेन्ड बाय एन एक्सपीरियंस। हमारे एक्सपीरियंस से जो हमें मिलता है, हमारी सिचुएशन से, हमारी पढ़ाई से, हमारे फैक्ट से, जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे जो भी हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो हम सीख रहे हैं, जो हमारी लर्निंग्स हैं, दैट इज़ नॉलेज। ठीक है, इसको आपकी एक दो डेफिनेशंस भी हैं, वो आप पढ़ लेना। वो आप एक दो डेफिनेशंस तो आपको याद करनी पड़ेंगी, तो आप लिख के आ सकते हो। बाकी अगर आपको पता है तो आप अपने आप भी बनाकर लिख सकते हैं कि नॉलेज एग्जैक्टली है क्या। उसके बाद देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स मैंने मेन पॉइंट्स आपको दिए हैं, ये मेन पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। अंदर की स्टोरी अगर आपको पता है कि उसमें क्या है, वो इसका जिस्ट क्या है, तो आप आराम से बना के लिख सकते हैं। सबसे पहला है नॉलेज इज़ पावर। ऑब्वियसली नॉलेज इज़ पावर। जो हमारा ज्ञान है वही हमारी शक्ति है। ठीक है, आप कहीं भी जाते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल से बाहर है, या किसी फॉरेन कंट्री में भी जाते हैं, अगर आपको चीज़ों की नॉलेज है, अगर आपको पता है, तो वही आपकी पावर है। ठीक है, नॉलेज से आप सब कुछ कर सकते हैं। नॉलेज से आप जॉब मिल सकती है, नॉलेज से आप पैसा कमा सकते हैं। नॉलेज अगर है तो वही आपकी शक्ति है। नॉलेज इज़ लाइक वेल्थ। ठीक है, द मोर अ मैन गेट्स द मोर ही क्राफ्ट्स। ठीक है, नॉलेज इज़ लाइक वेल्थ। ये वेल्थ होता है ना, हमारे पास जितना पैसा आता है हमें लगता है और हो जाए, और आ जाए। तो नॉलेज इज़ ऑल्सो लाइक दैट, कि जब आप नॉलेज एक्वायर करने लगते हैं तो एक तरह से आपके अंदर एक ललस आ जाती है कि हाँ, हमें और नॉलेज, और हम उसके बारे में पढ़ें, और हम उस चीज़ को जानें। तो नॉलेज इज़ लाइक वेल्थ, द मोर यू गेट द मोर यू वॉन्ट। नॉलेज नेवर डिकेज। आपको अगर एक बार किसी चीज़ की नॉलेज हो गई तो ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ वो चली जाएगी। आपको जो नॉलेज आ गई वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं उस चीज़ की नॉलेज हमेशा रहेगी। इन्फॉर्मेशन इज द सोर्स टू द नॉलेज। इन्फॉर्मेशन हमारा क्या है? जब हम किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेते हैं वही हमारा मेन सोर्स है नॉलेज का। और नॉलेज accumulates in an orderly manner. It cannot be attained unexpectedly or incidentally. ठीक है, एक ऑर्डरली मैनर में हम नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, बुक से भी गेन कर रहे हैं, अपने आसपास के माहौल से भी गेन कर रहे हैं, अपनी फैमिली, इन्वायरमेंट, सब चीज़ों से जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं वो एक ऑर्डरली मैनर में होता है। कि एकदम से ऐसा नहीं होता कि अचानक से हमें नॉलेज आ गई किसी चीज़ की, है ना, ऐसा नहीं होता है। नॉलेज इज़ इन्फिनाइट। हमेशा कभी भी आप कहीं भी जाओ, आप कोई ना कोई चीज़ें सीखते रहते हो, नई नई नॉलेज आप प्राप्त करते रहते हो। तो नॉलेज इज़ इन्फिनाइट। ट्रुथ्स एंड वैल्यूज़ आर कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ नॉलेज। जो ट्रुथ है, जो जीवन की सच्चाई है, आप अपने आप से सच बोलें और अपने वैल्यूज़ पर चलें, ठीक है, तभी आपको किसी चीज़ की नॉलेज एक्वायर हो सकती है। उसके बाद देख लेते हैं टाइप्स कौन कौन से हैं। प्रायरी नॉलेज, पोस्टीरियरी नॉलेज, पैराविद्या, अपराविद्या, एक्सप्लिसिट नॉलेज, टेक्निक नॉलेज, अथॉरिटेटिव नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज। ये कुछ नॉलेज है, ये आप मेन डेफिनेशन इनकी याद कर लीजिए, और उनका मीनिंग क्या है वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। प्रायरी नॉलेज क्या है? किसी भी एक्सपीरियंस से पहले जो हमें नॉलेज होती है, ठीक है, उसको प्रायरी नॉलेज बोलते हैं। बेसिकली जब हम कोई, जो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज है, जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें कोई नॉलेज मिलती है, तो उस चीज़ का हमें कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है ना। जैसे मैथ्स में हम कोई फार्मूलाज निकालते हैं, ठीक है, उस चीज़ का हमें कोई प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। हमने बुक में पढ़ा है, मैम ने हमें कोई थ्योरम बताई है, ये ऐसा होता है तो ये ऐसा ही होता है, तो हमने वो सीख लिया। ठीक है, तो दैट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, एंड उसके पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता आपकी लाइफ का। दैट इज़ प्रायरी नॉलेज। पोस्टीरियरी क्या है? कि आप एक्सपीरियंस के बाद किसी नॉलेज को एक्वायर करते हैं, आप खुद से ऑब्जर्व करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं। जैसे साइंस में, बायोलॉजी में आप कोई प्रैक्टिकल करते हो
ऑब्जर्व करने के बाद, खुद से चीज़ों को करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद आपको नॉलेज मिलता है, तो वो है पोस्टीरियर नॉलेज। पराविद्या, पराविद्या क्या है? जो हमें, ये बुक में ना गलत लिखा हुआ है, पराविद्या क्या है? जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। परा मीन्स परमात्मा, जो हमें भगवान से, उस सोल से, उस सुप्रीम पावर से जो हमें कनेक्ट करता है, वही पराविद्या है। अपराविद्या जो हमारी वर्ल्डली नॉलेज है, जो हमारी दुनियादारी है ना, जो बुक्स में, जो स्कूल्स में हम पढ़ते हैं, जो वर्ल्डली नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज बोल सकते हैं, वो अपराविद्या है। एक्सप्लिसिट नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या है? आप एक्स से मान सकते हैं, जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको आप स्टोर कर सकते हैं, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, है ना, उसको आप कोड कर सकते हैं। वो एक्सप्लिसिट, एक्स से आप याद कर लीजिएगा, जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्ड्स में, वो है एक्सप्लिसिट नॉलेज। टेकिट नॉलेज क्या है? जो हमें ट्रेनिंग से आती है। टी से आप याद रखना, टेकिट नॉलेज, जो हमें ट्रेनिंग से आती है, हमें लर्निंग से आती है, एकदम से वो चीज़ नहीं आती है, आपके एक्सपीरियंस से आपको लर्न करके कोई चीज़, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बोली और वो आ गई। आपको धीरे धीरे आपको वो चीज़ एक्वायर करनी पड़ती है, आप उसकी चीज़ के लिए पूरी ट्रेनिंग लेते हो, पूरा प्रोसेस अप्लाई करते हो, लर्न करते हो उस चीज़ को, उसके बाद आपको वो नॉलेज मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमारी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉलेज होती है, कुछ अथॉरिटेटिव नॉलेज, जो हमें किसी अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव की जाती है, तब हमें वो नॉलेज मिलती है, ठीक है। जैसे हमारे कॉलेज में कोई प्रोफेसर्स हैं या कोई बड़ी अथॉरिटी से कोई चीज़ अप्रूव होके आती है, या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, अप्रूव होके आती है, तो वो चीज़ अथॉरिटेटिव नॉलेज होती है। साइंटिफिक नॉलेज क्या है? जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या जो हमारे साइंटिस्ट के थ्रू जो भी चीज़ प्रूव करके हमें नॉलेज मिलती है, वो साइंटिफिक नॉलेज है। एम्पेरिकल नॉलेज, एम्पेरिकल नॉलेज क्या है? जो हमें एक्सपीरियंस से मिलती है, ऑब्जर्वेशन से मिलती है। इसको आपको, ये आपकी एक तरह की पोस्टीरियर नॉलेज भी है, कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन और हमारे एक्सपीरियंस के बाद हमें नॉलेज मिलती है, वो एम्पेरिकल नॉलेज होती है। प्रैग्मेटिक नॉलेज क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज है। हम डे टू डे लाइफ में अपने जो भी काम करते हैं, अपनी चीज़ों को हम सीखते हैं, डेली हम नई नई चीज़ें सीखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, और अपने लाइफ को हम एडजस्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो हमारी प्रैग्मेटिक नॉलेज है। रैशनल नॉलेज क्या है? रीजनिंग के थ्रू आती है रैशनल नॉलेज, कि रीजनिंग के थ्रू जब हम कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, या रीजनिंग के थ्रू हम किसी चीज़ों को बारे में किसी को बताते हैं, या उनसे सुनते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, या जो भी रीजनिंग के थ्रू हमें नॉलेज मिल रही है, वो आपकी रैशनल नॉलेज है। रिवील्ड नॉलेज क्या है? जो हमें ज़्यादातर हॉली बुक्स में जो हमें नॉलेज मिलती है, रिवील, उनको रिवील्ड नॉलेज बोलते हैं। जितने भी हमारे जैसे कुरान हो गया, या बाइबल हो गई, गीता हो गई, जितने भी हमारी हॉली बुक्स हैं ज़्यादातर, उसमें से जो हमें नॉलेज मिल रही है, ये जितने भी हाई अथॉरिटी की बुक्स हैं। रिवील्ड नॉलेज क्या है? जो भी हमें हॉली बुक से नॉलेज मिलती है, जिस तरह की जैसे बाइबल हो गया, गीता हो गई, कुरान हो गई, जो रिवील्ड नॉलेज है, कि जो हॉली बुक्स के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है, उसको हम बोलते हैं रिवील्ड नॉलेज है। इंट्यूटिव नॉलेज क्या है? जो हमारे इंट्यूशन, जो हमारे अंदर की एक इनर सेंस है, जो उसके थ्रू हमें नॉलेज मिल रही है, वो आपकी इंट्यूटिव नॉलेज है, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना होगा। ये सारे जितने भी मैं आपको टॉपिक्स करवा रही हूँ, ये सारे मैंने डिटेल में सारे टॉपिक्स करवा चुकी हूँ, उनके वीडियोज़ लाइव हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में एक जिस्ट बता रही हूँ कि ये सारे पॉइंट्स हैं, और ये आपको याद करके इनको एलेबरेट करके लिखना है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है हमारे पास? सेंसेस, अथॉरिटी, ट्रेडिशन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, इंट्यूशन, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, ये हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। सेंसेस क्या है? आपको पता ही है, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, उनके थ्रू हम देखते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसके थ्रू जो हमें नॉलेज मिलती है। जो बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले वो अपने सेंसेस के थ्रू ही नॉलेज एक्वायर करता है। उसके बाद अथॉरिटी, जैसे हमने अभी पढ़ा, अथॉरिटेटिव नॉलेज जो होती है, जो किसी अथॉरिटी के द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, वो होती है आपकी अथॉरिटेटिव नॉलेज। ट्रेडिशन, हमें हमारे ट्रेडिशंस के थ्रू भी बहुत सारी नॉलेज मिलती है। हमारे जितने भी कस्टम्स हैं, हमारे जितने भी रिवाज हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, उनके थ्रू, हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे जो ग्रैंड फादर्स हैं, उनके थ्रू हमें जो सुनने को मिलता है, जो हमारी रीति रिवाज है, उनके बारे में हमें पता लगता है, तो वो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज होती है। बट वो हमेशा सही नहीं होती है। कुछ कस्टम्स ऐसे हैं जो पुराने बहुत पहले के चले आ रहे हैं, जो कि सही नहीं है, जिन्हें हमने चेंज भी किया है। उसके बाद आ जाती है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स के थ्रू हमें जो नॉलेज मिलती है। इंडक्टिव मेथड, ये हमने पहले भी डिटेल्स में पढ़ा हुआ है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव से आप याद रखिएगा, जिसमें से हम कुछ चीज़ इंड्यूस कर रहे हैं, जिसमें से हम कोई चीज़ डिराइव कर रहे हैं, हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं। उसमें क्या है, पहले आपको
कोई एग्जांपल्स दिए जाते हैं, उन एग्जांपल्स के थ्रू बच्चे चीज़ों को सीखते हैं कि एग्जैक्टली हम किस जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, हम उसमें से कोई खुद से चीज़ों को निकालते हैं, खुद से फॉर्मूला निकालते हैं, खुद से थ्योरम निकालते हैं, खुद से हम चीज़ों को सीखते हैं। और डिडक्टिव मेथड इसका उल्टा है, उसमें पहले ही टीचर हमें फॉर्मूला बता देता है और बाद में हम एग्जाम्पल्स के थ्रू उस फॉर्मूले को अप्लाई करके चीज़ों को करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस, जो हमें खुद के एक्सपीरियंस से चीज़ें सीख रहे हैं वो आपके एक्सपीरियंस से आ रही हैं। ऑब्जर्वेशन, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन आपके घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, लैब्स में भी हो सकता है, नेचर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके जो सीख रहे हैं वो आपके ऑब्जर्वेशन के थ्रू आ रही है। इंट्यूशन, आपकी जो इनर सेंस है, आपकी जो सिक्स्थ सेंस है, उसके थ्रू जो आपको एक नॉलेज मिलती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो आपकी इंट्यूटिव नॉलेज हो गई। कंसंट्रेशन और मेडिटेशन, कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कंसंट्रेशन और मेडिटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं आपके फेसेट्स ऑफ नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी मैंने आपको इसमें वीडियो में करवाए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से ही आपके 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे जो आपको कल अटैम्प्ट करके आने हैं। फेसेट्स ऑफ नॉलेज में इससे पहले ना एक आपका और भी है, वो मैंने अलग से मैं लिंक डाल दूँगी नीचे, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ट्रुथ एंड बिलीफ, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें भी शॉर्ट मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वो डिफरेंस है, वो एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो में से। फेसेट्स ऑफ नॉलेज ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकल और यूनिवर्सल नॉलेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कंक्रीट और एब्सोल्यूट नॉलेज हमारी, कंटेक्चुअल एंड टेक्सचुअल लर्निंग, स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज हमारी, ठीक है। लोकल और यूनिवर्सल क्या है, लोकल जो हमारे एरिया की नॉलेज है, ठीक है, जो हमारे पर्टिकुलर कस्टम है, जो हमारे पर्टिकुलर रिलीजन के जो हमारी नॉलेज है, जो हमारे एरिया के जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं या हमारे जो अपने रीति रिवाज हैं वहाँ के जो नॉलेज है वो लोकल नॉलेज हो गई, ठीक है। यूनिवर्सल क्या है, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक है, यूनिवर्सल नॉलेज है वो, ठीक है, वो चेंज नहीं होती है। लोकल नॉलेज हमारी इट कीप्स ऑन डेवलपिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। यूनिवर्सल नॉलेज है वो कांस्टेंट है, वो जो एक बार जो बन गई वो वही रहेगी, ठीक है। यूनिवर्सल नॉलेज है वो सबके लिए सेम है और वो एक ही है। कंक्रीट एंड एब्सोल्यूट, कंक्रीट क्या है, जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जो जिस चीज़ को हम महसूस कर सकते, जो चीज़ को हम देख सकते हैं, कंक्रीट नॉलेज है। एब्सोल्यूट हमारे आइडियाज़, हमारी इमेजिनेशन, ठीक है, वो होती है आपकी एब्सोल्यूट नॉलेज। ये भी डिटेल में एक बार वीडियो देख लेना अगर देखना हो तो, चैनल पे है। कंटेक्चुअल एंड टेक्सचुअल लर्निंग, कंटेक्चुअल एक तरह से क्या है कि कंटेक्चुअल में आपके ओवरऑल चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, यानी कि सिर्फ बुकिश नॉलेज पे। टेक्सचुअल क्या है, आपका सिर्फ जो टेक्स्ट से रिलेटेड है, जो भी आपकी बुकिश नॉलेज है, जो भी आपका टेक्स्ट मटेरियल है, कहीं से भी हो सकता है वो टेक्स्ट मटेरियल के ऊपर जो लर्निंग मिल रही है वो उस पर बेस्ड है। कंटेक्चुअल आपके बुक से भी रिलेटेड है, आपके प्रैक्टिकल लर्निंग से भी रिलेटेड है, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड है कंटेक्चुअल लर्निंग। स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल, स्कूल जो भी स्कूल के 4 दीवारी के अंदर जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं वो आपकी स्कूल लर्निंग हो गई, ठीक है। आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूल के बाहर, जो अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने पीयर ग्रुप से, वहाँ से जो भी चीज़ें सीख रहे हैं वो आपकी आउट ऑफ स्कूल लर्निंग हो गई, ठीक है। तो ये आपके फेसेट्स ऑफ नॉलेज हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं फिलॉसफी। फ़िलासफ़ी में ज़्यादातर आपके जो 3 फ़िलासफ़ीज़ हैं, आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, उनमें से कोई एक ना एक फ़िलासफ़ी तो आनी ही आनी है, ये लिख के चलिए, है ना। तो 16 मार्क का क्वेश्चन इनमें से आएगा ही आएगा। तो फ़िलासफ़ी एक बार देख लेते हैं क्या है। फ़िलासफ़ी इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एंड द सोसाइटी। फ़िलासफ़ी आप किसी चीज़ के बारे में कैसे देखते हैं, उसको कैसे सोचते हैं, और आपका नज़रिया क्या है। फ़िलासफ़ी सबकी अलग अलग भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो फ़िलासफ़ी आपकी भी वही फ़िलासफ़ी होगी। तो फ़िलासफ़ी अलग भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू ऑल्डोस हक्सले सेज, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ फ़िलासफ़ी ऑफ हिज ओन, गुड और बैड, हाई और लो, प्योरली इंडिविजुअल और कॉमन विद अदर्स, ठीक है। कैसी भी हो सकती है, किसी से सिमिलर भी हो सकती है, किसी से अलग भी हो सकती है, आपकी अपनी हो सकती है वो, ठीक है, गुड और बैड जैसी भी है। उसके बाद देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक इंसान का अपना वे ऑफ लाइफ होता है, तो उसकी अपनी फ़िलासफ़ी है। इट इज़ एवर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग, इट इज़ एन एवर ग्रोइंग थिंग, कि आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी सोच है, इट ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग ना। आप एक साल पहले क्या सोचते थे और आज क्या सोचते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। एक साल तो अलग चीज़ है, आप कल क्या सोचते थे और आप आज क्या सोचते हैं, उसमें भी हो सकता है कुछ ना कुछ डिफरेंस हो। तो इट इज़ एवर ग्रोइंग एंड एवर डेवलपिंग। इट इज़ फ्लेक्सिबल इन इट्स अप्रोच। फ्लेक्सिबल वही हो गया कि ज़रूरी नहीं है एक बार जो आपकी फ़िलासफ़ी बन गई वो बन गई, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है। इट इज़ लॉजिकल इन इट्स अप्रोच, पर वो लॉजिकल होती है, आपके नज़रिए में वो लॉजिकल है। फ़िलासफ़ी इज़ अ लिविंग फोर्स, कि मेरा नज़रिया क्या है, मेरे एम्स क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ, तो दैट इज़ माई
living force. Philosophy is my living force. It is the oldest and the original discipline of thought. It is the product of time and circumstances. ठीक है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके वक्त के अकॉर्डिंग उसके ऊपर भी डिपेंड करती है फिलोसफी. इट इज़ रिलेटेड टू द कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है. इट इज़ बेस्ड ऑन इंक्वायरी अबाउट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस. ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं फिलोसफी वाला वीडियो. उसके बाद आ जाता है हमारा ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी. ठीक है, फिलोसफी के अगर ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्क्राइब कराइए और ब्रांचेस के बारे में. ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है. मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी. मेटाफिजिक्स क्या है? बियॉन्ड नेचर की, आप ये दुनिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, कैसे दुनिया बनी, इसके पीछे कौन है, सुप्रीम पावर क्या है, तो वो उसकी जो खोज करते हैं वो मेटाफिजिक्स के अंदर आ जाता है. एपिस्टेमोलॉजी की नॉलेज आप कैसे एक्वायर कर रहे हैं, कहाँ से एक्वायर कर रहे हैं, सोर्सेज क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी है वो है एपिस्टेमोलॉजी. एक्सियोलॉजी की आपके लाइफ के वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी लाइफ की एथिक्स क्या हैं, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो चीज़ें, वो जो नज़रिया है उसको स्टडी को हम एक्सियोलॉजी बोलते हैं. तो ये 3 आपकी ब्रांचेज हैं. उसके बाद एजुकेशन को आप ज़रूर जोड़ के आइए. किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो एजुकेशन पे उसका क्या इम्पैक्ट है. मेन चीज़ तो हम एजुकेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं ना. एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है फिलोसफी का. फिलोसफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन कि जितने भी हमारे फिलोसफर्स हैं, जो भी हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट करने वाले जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, जितने भी हमारे बड़े टीचर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, तो वो सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसफी की एजुकेशन का एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए. ठीक है, डिफरेंट फिलोसफर्स के हिसाब से थोड़ा अलग भी हो सकता है. कोई कहेगा कि थोड़ा सा करिकुलम इस तरह का होना चाहिए या एनवायरनमेंट इस तरह का होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. तो वो डिपेंड करता है. जैसे फ़िलोसफी एंड करिकुलम है कि करिकुलम किस तरह से होना चाहिए. जो हमारे आइडियलिस्टिक फ़िलोसफर्स हैं उनके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल स्टडीज़ भी होनी चाहिए, रिलीजियस स्टडीज़ भी होनी चाहिए. जो हमारे नेचुरलिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग नेचर को भी इंक्लूड करना चाहिए, एनवायरमेंटल साइंसेस को इंक्लूड करना चाहिए. ठीक है, उसके बाद जो हमारे प्रैग्मेटिज्म है, वो प्रैग्मेटिज्म हमारे प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड है कि वो प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा जोर डालते हैं. तो डिफरेंट फ़िलोसफी के अकॉर्डिंग हमारे ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं. फ़िलोसफी एंड डिसिप्लिन. फ़िलोसफी के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लिबरल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, किस तरह का डिसिप्लिन हम चाहते हैं हमारे स्कूल में. फ़िलोसफी एंड स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के ऊपर हम किस तरह का दबाव डाल सकते हैं. स्टूडेंट्स, फ़िलोसफी एंड स्टूडेंट्स. फ़िलोसफी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए. स्टूडेंट्स को हम अपने आप उनको छोड़ दें कि वो खुद से नॉलेज एक्वायर करें, या उनको हम बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट दें कि किस तरह से हम उनको नॉलेज एक्वायर करवाएं. तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह के फ़िलोसफर्स हैं. नेचुरलिस्ट जो हैं वो कहेंगे कि बच्चों को खुद से चीज़ों को खोजने दो. जो हमारे प्रैग्मेटिस्ट में हैं वो कहेंगे कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दो बच्चों को, वो अपनी डे टू डे लाइफ से उनको रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाओ. तो डिपेंड करता है. उसके बाद फ़िलोसफी एंड स्कूल टाइप किस तरह से होना चाहिए, हमारी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए. तो वो भी डिफरेंट फ़िलोसफर्स के अकॉर्डिंग स्कूल टाइप होता है. उसके बाद स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए. तो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की सोच कैसी है, वो आइडियलिस्टिक है या वो नेचुरलिस्टिक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगा. फ़िलोसफी एंड टीचर की. टीचर्स कैसे होने चाहिए, फैसिलिटेटर होने चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए. किस तरह के टीचर का रोल क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फ़िलोसफी. ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या क्या होना चाहिए. लेक्चर मेथड होना चाहिए या फिर प्ले वे मेथड होना चाहिए. किस तरह के मेथड्स हमें अपनाने चाहिए अकॉर्डिंग टू फ़िलोसफी. इवोल्यूशन किस तरह से करना है, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है या बुकिश नॉलेज देखना है, स्पिरिचुअल नॉलेज देखना है. तो एवोल्यूशन, जितने भी हमारी ये सब चीज़ें हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको आप याद कर लीजिए और इनके बारे में एक बार आप पढ़ लीजिएगा. मैंने अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है. अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बना सकती, लेकिन क्योंकि पूरा बुक को रिवाइज कर रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा. तो ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से रट लीजिएगा एक तरह से. उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फ़िलोसफी. एजुकेशन और फ़िलोसफी के बीच में बीच में क्या रिलेशन है. फ़िलोसफी डील्स विद द एंड्स एंड एजुकेशन इज़ द मीन्स टू अचीव दोज एंड्स. ठीक है, फ़िलोसफी हमें बताता है कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमारे एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. और एजुकेशन में हम उस चीज़ को, हम कैसे उस उद्देश्य को अचीव करेंगे. ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर अचीव कैसे करेंगे, तो वो एजुकेशन का रोल आ जाता है उसमें. फ़िलोसफी एंड एजुकेशन आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों ही ज़रूरी हैं.
फिलोसफी और एजुकेशन। एजुकेशन टीचेस व्हाट फिलोसफी बिलीव्स। जो भी फिलोसफर्स ने आपके एम सेट किए हैं, जो भी करिकुलम सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग ही एजुकेशन टीच करते हैं। ग्रेट फिलोसफर्स हैव आल्सो बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट। ऐसा कहा जाता है जितने भी बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, दे आर द ग्रेट फिलोसफर्स। फिलोसफर्स कौन होते हैं? वो हमेशा खोज में रहते हैं, नॉलेज की खोज में रहते हैं। दे हैव लव। फिलोसफी वर्ड का मतलब ही है लव फॉर विजडम, ठीक है। हमेशा वो खोज में रहते हैं विजडम की। फिलोसफी इज़ द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन का जो बेस है वो फिलोसफी है। एजुकेशन एंड फिलोसफी आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अभी आ जाते हैं संख्या फिलोसफी पे। संख्या फिलोसफी ज़्यादा नहीं आता वैसे, लेकिन तब भी एक चॉइस में आ सकता है आपके पास, तब भी आप एक बार पढ़ कर जाइएगा, ताकि अगर चॉइस ना हो तो आप लिख सकते हो। संख्या ऑल्सो मीन्स परफेक्ट और राइट नॉलेज, हैंस इट इज़ अ सिस्टम ऑफ राइट नॉलेज। कि राइट नॉलेज हम कैसे एक्वायर करें? राइट नॉलेज इज़ द नॉलेज टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पुरुषा फ्रॉम प्रकृति। पुरुषा यहाँ पे बोला गया है कि जो आपकी इनर सोल है और प्रकृति आपकी नेचर है। तो वो कहता है कि जो भी है आपके अंदर ही है। आप ये बाहर जो वर्ल्डली नॉलेज है, जो नेचर है, इसको मत देखो, आप अपने अंदर देखो। जो नॉलेज है वो आपके अंदर ही है। टू सेट फ्री फ्रॉम वर्ल्डली मिजरीज राइट नॉलेज इज रिक्वायर्ड। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं संख्या फिलोसफी का। अकॉर्डिंग टू संख्या फिलोसफी एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? कि सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। आप खुद को पहचानो, अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन करो, वही इनका मेन उद्देश्य है। करिकुलम इनके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए? चाइल्ड इन्होंने दिया हुआ कि चाइल्डहुड में बच्चे का क्या क्या हमें पढ़ाना चाहिए, लाइक EVS, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, सोशल सब्जेक्ट, इस तरह के सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाने चाहिए चाइल्डहुड में, ठीक है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और डेवलपमेंट स्टेजेस में लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड आर्ट। इनका कुछ पर्टिकुलर ऐसे करिकुलम नहीं था, बस इनका एक मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों को इस तरह की नॉलेज दो ताकि वो अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें, ठीक है, अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें। मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या क्या इन्होंने बताया है? परसेप्शन होना चाहिए, इन्फेरेंस होना चाहिए, कंपैरिजन मेथड से पढ़ा सकते हैं, वर्बल टेस्टिमोनी मेथड या फिर वर्ड मेथड, ठीक है। परसेप्शन क्या है? हमारी सेंसेस के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू जो हम टीचिंग कर रहे हैं या बच्चे जो चीज़ें सीख रहे हैं देख के करके अपने सेंसेस के थ्रू, वो परसेप्शन मेथड में आ जाता है। इन्फ्रेंस मेथड क्या है? कि जो हमारा पहले का जो हमारी नॉलेज है उस चीज़ को यूज़ करके हम बच्चों को उनकी नॉलेज को एनहांस कर रहे हैं, तो वो है इन्फ्रेंस मेथड। उसके बाद कंपैरिजन मेथड की चीज़ों को कंपेयर करके हम कोई चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। वर्बल टेस्टिमोनी मेथड की कोई चीज़ जो कही गई है किसी के द्वारा, वो वर्बल टेस्टिमोनी मेथड है। वर्ड मेथड जो हमारी बुकिश नॉलेज है, जो टेक्सचुअल नॉलेज है, वो वर्ड मेथड में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग? ज़्यादातर इन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन की बात की है कि बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन करें, सेल्फ डिसिप्लिन पे जोर दिया गया है। टीचर का क्या रोल होना चाहिए? टीचर एज ए फैसिलिटेटर वर्क करे, ठीक है। बच्चों को खुद से चीज़ों को सीखने दे, बच्चे खुद से चीज़ों को रियलाइज़ करें, तो वो रोल ऑफ टीचर है एज अ फैसिलिटेटर, उन्होंने बोला है। उसके बाद है आइडियलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में और मुझे लगता है आएगा। आइडियलिज्म हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड आइडियल एंड आइडिया, ठीक है। ये हमारे नाम से पता लग रहा है कि आइडिया से बना है आइडियलिज्म। द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग लाइज इन आइडियाज, थॉट्स एंड माइंड एंड नॉट इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स में, हमारे माइंड में ही जो है वो रियलिटी है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये वर्ल्डली थिंग्स में कोई भी आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। जो भी नॉलेज है आपके आइडियाज़ में, आपके थॉट्स में, वहीं पर आपको सच्चाई की खोज जो करनी है वो वहीं पर मिलेगी। आइडियलिज्म बिलीव्स दैट रियलिटी इज़ टू बी फाउंड इन स्पिरिचुअल थॉट्स एंड आइडियाज़ एंड नॉट इन मटेरियलिस्टिक वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल क्या है आइडियलिज्म का? रियलिटी लाइज इन माइंड एंड स्पिरिट, फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़, रियल नॉलेज इज परसीव्ड इन माइंड, आइडियलिज्म बिलीव्स इन द यूनिवर्सल माइंड, ठीक है। हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोच है, हमारी जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं और यूनिवर्सल माइंड जो हमारे
एक जो सुप्रीम पावर है, ठीक है, एक तरह से गॉड के लिए इन्होंने बात किया है यूनिवर्सल माइंड में कि वही है जो सब कुछ है। अपने आप को उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट करना है, अपने अंदर की जो आपके अंदर की जो पावर है उसको हमें उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट करना है। ये वर्ल्डली नॉलेज में कुछ नहीं है उनके अकॉर्डिंग। ये है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म इन एजुकेशन, ठीक है, एम्स कैसे होने चाहिए आइडियलिज्म इन एजुकेशन में? सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, मोरल एजुकेशन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपकी एम्स ऑफ एजुकेशन में। आइडियलिज्म एंड करिकुलम, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म करिकुलम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? मेन चीज़ें देखिए, बाकी सब चीज़ें तो सभी में रहेंगी, हिस्ट्री, लिटरेचर, लैंग्वेज, साइंस, मैथ्स सभी में रहेगा। इनका यह है कि रिलीजन और एथिक्स पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया, तो वो भी इनके अकॉर्डिंग करिकुलम में होने चाहिए। आइडियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, इनके अकॉर्डिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग किस तरह से होने चाहिए? किसी एक पर्टिकुलर मेथड पे इन्होंने नहीं बोला है, ये किसी भी तरह के मेथड को, जितने भी मेथड है सबको अप्रूव किया है इन्होंने। क्वेश्चनिंग मेथड के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, इमिटेशन मेथड, तो जितने भी मेथड्स हैं ये सब ऑलरेडी हमने किए हुए हैं, इनको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। डिसिप्लिन, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और टीचर कैसा होना चाहिए? एक लिविंग आइडल की तरह रोल करना चाहिए टीचर को, ठीक है, खुद को एज अ रोल मॉडल बच्चों के सामने लेकर आना चाहिए ताकि बच्चे उसको फॉलो करके उसकी राह पर चल सकें। उसके बाद नेचुरलिज्म क्या है? नेचुरलिज्म हमें नेचर से कनेक्ट करने के लिए बोलता है। नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, नेचुरल वर्ल्ड और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड। नेचुरलिज्म डज नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म एंड सुपर नेचुरलिज्म, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म की बात नहीं करता है, वो सिर्फ नेचर की बात करता है नेचुरलिज्म। फिजिकल नेचुरलिज्म, व्हाट वी सी इन रियलिटी। मैकेनिकल नेचुरलिज्म क्या है? मैटर एंड मोशन की, जो भी इंसान है वो यहाँ पे वर्क करेगा तभी उसको कुछ फल मिलेगा, तो मैटर एंड मोशन के ऊपर बोला है। बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म बोलता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, ये बायोलॉजी में हमने थ्योरी भी पढ़ी हुई है कि अगर आप अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको अपने आप को ढालोगे नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ नेचुरलिज्म ऑन एजुकेशन। नेचुरलिज्म का क्या एम्स है हमारे एजुकेशन में? सेल्फ एक्सप्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, एजुकेशन फॉर एडजस्टमेंट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस पे ज़्यादा जोर दिया है, एडजस्ट करना आना चाहिए अपने आप को, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं। कोई फिक्स करिकुलम नहीं बोला है। रिलीजन एंड मोरल एजुकेशन के लिए नो प्लेस है इनका। और उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? लर्निंग बाय डूइंग है, कि नेचर में जाके चीज़ों को सीखो, उसी के ऊपर इन्होंने जोर दिया है। नेचर एंड डिसिप्लिन, ये मैक्सिमम फ्रीडम देते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल छोड़ देते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बोला है। नेचुरलिज्म एंड टीचर, टीचर इसमें एज अ फैसिलिटेटर काम कर रहा है, ठीक है, किसी में भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए नहीं बोला है किसी भी थ्योरी में, उसमें सबको आपको सेल्फ डिसिप्लिन और एक जो फ़र्क है वो बस यही है। एटिलिज्म में आपको स्पिरिचुअल की तरफ बोला गया है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए बोला गया है, और इसमें नेचर की तरफ जाने के लिए बोला गया है। प्रैग्मेटिज्म क्या है? प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी इज थिंकिंग व्हाट टू डू इन लाइफ सिचुएशन एंड इज बॉट इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन प्रॉब्लम अकर्स। आजकल जो है थोड़ा प्रैग्मेटिज्म की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल वर्क, कि बच्चे उस चीज़ को अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सके, जो भी वो पढ़ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? ह्यूमन लाइफ इज़ लाइक अ लेबोरेटरी, ह्यूमन एक्सपीरियंस इज द सेंट्रल ऑफ रियलिटी, इट बिलीव्स इन डेमोक्रेसी एंड सोशल वैल्यूज़, दे बिलीव इन प्रेजेंट एंड इमीडिएट फ्यूचर, पास्ट इज डेड, इट गिव्स सुप्रीम पोजिशन टू एक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म उन्होंने इन सब चीज़ों पे जोर दिया है। बहुत ही ईजी, आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो डिटेल्ड वीडियो देखना है तो चैनल में जाके देख सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी है कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में उसका कुछ यूज़ भी होना चाहिए। बिलीव इन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। एजुकेशन भी क्या बोला है इन्होंने प्रैग्मेटिज्म में? अकॉर्डिंग टू इट एम्स ऑफ एजुकेशन लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सोशल एफिशिएंसी, कॉन्टीन्यूस ग्रोथ, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। ये कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप याद कर लेना एक बार। पॉइंट्स आपको अगर आपको याद रहेंगे ना, आप इजीली लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। ये आपके एम्स ऑफ एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम, फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ करिकुलम है, फिजिकल ट्रेनिंग होना चाहिए, हाइजीन, लैंग्वेज, हिस्ट्री, सोशल, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। चाइल्ड्स नेचुरल इंटरेस्ट होना चाहिए करिकुलम में। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स और एक्टिविटी बेस्ड जो है चीज़ें करवाते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोवाइडिंग रियल लाइफ सिचुएशंस, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन,
ठीक है। प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन, मोरल और सोशल वैल्यूज़ पे इन्होंने जोर दिया है कि आप अपनी सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, आप उस चीज़ों को यूज़ कैसे कर सकते हैं, आपकी मोरल वैल्यूज़ क्या है, इनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू एक टीचर को कैसा होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कैसे मुझे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, और कैसे प्रैक्टिकल चीज़ों को बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना है हमें अपने टीचिंग के थ्रू। अब करिकुलम आ जाता है। करिकुलम के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, सबको पता है करिकुलम के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। करिकुलम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कुरेर विच मीन्स टू रन अवे और कोर्स टू रन। ठीक है, कोई चीज़ हम चला रहे हैं, किसी कॉज के लिए हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, एक जो कोर्स है वही हमारा करिकुलम है। और वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, या कहीं भी हम किसी चीज़ के को लेके करिकुलम बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड प्रो, ये डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। करिकुलम इंक्लूड्स all the experiences that the child receives inside and outside of the school in a program which is chalked out to help in developing his intellectual, physical, emotional, social, spiritual and moral aspects। ठीक है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें हम उसको पढ़ा रहे हैं स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम से बाहर या स्कूल से भी बाहर जो चीज़ें बच्चे सीख रहा है उस करिकुलम के थ्रू, तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो करिकुलम के अंडर आ जाता है। ठीक है, हम बच्चों को कोई होमवर्क दे रहे हैं या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए बोल रहे हैं, स्कूल के अंदर कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं, तो वो सारा आपका करिकुलम का ही पार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट इज़ टॉट इन स्कूल्स, सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, कंटेंट, a program of studies, a set of materials, sequence of courses, a set of performance objectives, courses याद कर लेना। ठीक है, स्कूल में हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट क्या है, कंटेंट क्या होना चाहिए, प्रोग्राम हमारे उस चीज़ को हम कैसे सेट करेंगे, मटेरियल कैसे सेट करेंगे, सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे होंगे, या हमारा पूरा स्टडी का जो हमारा कोर्स है वो कैसा होगा, ये सारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं आपके। Extra class activities, a series of experience undergone by learners in a school, everything that goes within every field of school activities. Well-designed curriculum is built on a clear vision of what is trying to achieve। ठीक है, करिकुलम किस पे बनता है कि आप अचीव क्या करना चाहते हो, उसी के बेसिस पे करिकुलम बनता है। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको सोल्व करने वाला होना चाहिए करिकुलम, उसको अचीव करने वाला होना चाहिए करिकुलम। ठीक है, Curriculum development. Curriculum development is how you construct, collect or assimilate the content, material and learning experience provided to the learners। अभी करिकुलम डेवलपमेंट क्या है कि आप कैसे बना रहे हो करिकुलम, कैसे चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो, कैसे उनको अरेंज कर रहे हो, कैसे उनको एसिमुलेट करके उसको लर्निंग किस तरह का मेथड्स यूज़ करोगे, मटेरियल क्या यूज़ करोगे, लर्निंग एक्सपीरियंस किस तरह का रहेगा, तो वो सब चीज़ें मिलके करिकुलम डेवलपमेंट बनता है। नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है करिकुलम डेवलपमेंट की, क्लियर पर्पस और गोल होना चाहिए आपका। ठीक है, प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम एंड एनर्जी, डिटर्मिनिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए अलग से लिख के दिए हैं ताकि आप सिर्फ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे एग्ज़ाम से 1-2 घंटे पहले आपको सिर्फ रिवाइज करना है, तो आप ये मेन पॉइंट्स एटलीस्ट रिवाइज कर लीजिए कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है करिकुलम डेवलपमेंट की। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, आपका गोल क्या है, किस तरह का आपको टाइम देना है, एनर्जी देना है, कंटेंट टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, मेथड्स क्या होने चाहिए, तो स्किल्स, ये सब चीज़ें मेन है आपके नीड एंड इम्पॉर्टेंस में। उसके बाद प्रिंसिपल क्या होगा आपके करिकुलम डेवलपमेंट का, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए बना रहे हो तो बच्चों को तो ध्यान में रखना ही है। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है। को रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होना चाहिए जो भी आप कोर्स बना रहे हो। प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि एक बार बना दी तो उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज भी कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर होता है, जितने भी आपके फिलोसोफर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सब मिलकर बनाते हैं करिकुलम। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, आप उसको यूज़ भी कर सके कहीं लाइफ में, ऐसा होना चाहिए। इंटरेस्टफुल होना चाहिए और टीचर्स की उसमें ज़रूर कंसल्टेशन होनी चाहिए। बेसिस ऑफ करिकुलम, बेसिस ऑफ करिकुलम पे भी क्वेश्चन आ जाता है। जनरली इट हैज़ 2 बेसिस, इंस्ट्रक्शनल इन नेचर, ये गलती से मैंने गलत लिख दिया, इंस्ट्रक्शनल इन नेचर, इंस्ट्रक्शनल इन नेचर। एक तो आपका है इंस्ट्रक्शनल इन नेचर जो होना चाहिए आपका करिकुलम,
ठीक है। इंस्ट्रक्शनल नेचर क्या है कि आपका बिल्डिंग कैसा होता है, ठीक है, और आपका जो भी आपके स्कूल का एनवायरनमेंट है वो किस तरह का होगा, मेन आपके एम्स ऑब्जेक्टिव्स कैसे होंगे, और जो दूसरा आपका है कि जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालता है, ठीक है, जो आपके लोकल एरिया के अगर कोई प्रॉब्लम है, लोकल एरिया के आपके कोई भी इश्यूज़ हैं, या आपके जो टीचर्स हैं किस तरह के जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट डाल रहे हैं स्टूडेंट्स पे, वो एक तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है और एक इंस्ट्रक्शनल इन नेचर होता है। उसके बाद फोकस ऑफ करिकुलम, हमारा करिकुलम का फोकस मेन क्या होना चाहिए, हमें सक्सेसफुल लर्नर्स बनाने हैं, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स बनाने हैं और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाने हैं। ये 3 आपका मेन फोकस रहता है हर करिकुलम में। फिलोसफिकल बेसिस होता है, उसके बाद पॉलिटिकल बेसिस, इकोनॉमिक बेसिस, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा डिटेल में, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ बहुत। फिलोसफिकल बेसिस कि हमारी फ़िलासफ़ी क्या है, हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। पॉलिटिकल बेसिस क्या है कि आपका पॉलिटिकल, आपके जो सोसाइटी है वहाँ आपका जो स्टेट है, आपकी जो कंट्री है, वहाँ के क्या नियम है, क्या रेगुलेशन है, तो वो बहुत डिपेंड करता है और इफ़ेक्ट करता है आपके करिकुलम में। इकोनॉमिकल बेसिस क्या है कि आप बच्चों को इस तरह से पढ़ाएं कि वो आगे जाके सोसाइटी को सर्व कर सके और हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। टेक्नोलॉजिकल बेसिस होना चाहिए करिकुलम कि आजकल नई से नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको भी हमें ध्यान में रख के करिकुलम बनाना चाहिए। सोशल बेसिस क्या है कि हमारी जितनी भी इतनी सोशल डाइवर्सिटी है हमारे सोसाइटी में, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट तरह के लोग हैं, लैंग्वेजेस हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें करिकुलम बनाना है। साइकोलॉजिकल बेसिस क्या है कि बच्चों के बिहेव के अंदर हम क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, हम उनको किस तरह से अच्छा सिटीज़न बना सकते हैं, गुड मैनर्स उनमें डाल सकते हैं, तो वो सब साइकोलॉजिकल बेसिस में आ जाता है। सोशलॉजिकल बेसिस क्या होते हैं कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो, आप बच्चों को किस तरह से बनाओ कि वो सोसाइटी को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं, तो वो आपके सोशलॉजिकल बेसिस में आ जाते हैं। अभी ट्रेडिशनल अप्रोच देख लेते हो। ट्रेडिशनल अप्रोच में भी पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशन नाम से भी पता लगता है कि पहले जो होता था, आजकल ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, टीचर आएगा, आपको लेक्चर देगा, लेक्चर देके वो चला जाएगा, उसको उससे कोई मतलब नहीं आपको समझ में आया है नहीं आया है, और स्टूडेंट्स कुछ पूछना चाहता है या नहीं पूछना चाहता है उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है, बस आपको अपना जो कोर्स है वो ख़त्म करवाना है, वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल करिकुलम इज़ एन एजुकेशनल करिकुलम विच फॉलोज एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, लेक्चर मेथड, क्लास डिस्कशन नहीं है, लीनियर लर्निंग है, लेसन प्लान्स, होमवर्क दे दिया, टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ लो और उसके बेसिस पे ही आपको स्कोर्स और ग्रेड्स मिल जाएंगे। लर्नर अप्रोच क्या है, लर्नर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट की हर बात पे ध्यान रखा जाता है, उनको समझ में आया नहीं आया उनको एवेल्यूएट भी कर रहे हैं, उनको हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस का भी ध्यान रख रहे हैं, उनको हम सिखा भी रहे हैं, उनसे हम सुन भी रहे हैं, तो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उसमें है लर्नर अप्रोच। इनको एक बार डिटेल में पढ़ लेना, मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है। अभी हमारे हैं कुछ मॉडल्स आ जाते हैं करिकुलम के। ऑब्जेक्टिव मॉडल क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मॉडल में सबसे पहले हम एम्स और ऑब्जेक्टिव से ही, हमारा ऑब्जेक्टिव नाम से ही पता लगता है कि ऑब्जेक्टिव जो भी हम सेट करेंगे उसी पे सब चीज़ें होंगी, उसी के बेसिस पे हम हमारा करिकुलम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फिर हम रिफाइनिंग ऑफ करिकुलम कर रहे हैं, फिर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं टीचर्स को, और उसके बाद हर स्टेप पे हमारा इवैल्यूएशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव जिसमें हम मेन ऑब्जेक्टिव पे ध्यान रखेंगे। ये जो फ्लो चार्ट्स है ना, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर फ्लो चार्ट्स आपके माइंड में रहेंगे ना तो आप बना के लिख सकते हैं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा और फ्लो चार्ट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा अपने दिमाग में। उसके बाद है प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड नहीं किया रखा जाता है, इस पर क्या है कि प्रोसेस पे ध्यान दिया जाता है कि मेन आप अपने प्रोसेस पे ध्यान रखिए कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, आपके मेथड्स क्या हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा गोल है, हमारा जो आइडिया है, ठीक है, उसके बाद जो हमारी कंटेंट मेथोडोलॉजी हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं वो प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद जो हमें आउटकम मिल रहा है, जो हम एवेल्यूएट कर रहे हैं बच्चों को, उसके बेसिस पे हम एवेल्यूशन करते हैं जो भी हमें आउटकम मिलता है, और उसके बाद चेंजेस करते हैं हम। ठीक है, एवेल्यूशन कर लिया, कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे हमें सही करना है, कहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो फिर वो हम बदलाव लाते हैं। ठीक है, इसमें प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। टायलर्स मॉडल क्या कहता है, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स आ गया आपका, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उसके बाद इवैल्यूएशन। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव आ गया टायलर्स मॉडल में। ठीक है, ये लीनियर मॉडल है आपका। ठीक है, इसमें इवैल्यूएशन के वक्त
वहीं पर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस नहीं है ये लीनियर है, इसमें यही एक मेन पॉइंट है। व्हीलर्स मॉडल में क्या है, व्हील्स ही नाम पता लगता है, ये साइक्लिक है। एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस को सेलेक्ट कर रहे हैं, कंटेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर ऑर्गेनाइज और इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, इवोल्यूशन, तो वो एक चक्र में घूम रहा है कि एवोलेट कर रहे हैं हम सब, उसके बाद जो हमारा आउटकम है उसको एवोलेट करके हम दोबारा से चेंजेस ला रहे हैं, तो ये व्हीलर्स मॉडल है, ठीक है। उसके बाद केयर्स मॉडल क्या है, केयर्स मॉडल में मेन 4 आपके पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बाद नॉलेज, उसके बाद स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस और एवोल्यूशन, और ये सब चीज़ें जो हैं इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आपके कौन कौन से हैं, उसके बाद नॉलेज आप कैसे कैसे एक्वायर कर रहे हो, किस तरह का लर्निंग एक्सपीरियंस दे रहे हो, उसके बाद इवोल्यूशन कैसे कर रहे हो, ठीक है। ये एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, मैं अब वीडियो जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। इनको ये जो फ्लो चार्ट्स हैं इनको अच्छे से याद कर लो और एक बार उसको वीडियो को देख लेना या एक बार बुक में से पढ़ लेना, ठीक है। करिकुलम एज अ प्रोसेस, करिकुलम एज अ प्रोसेस पे क्वेश्चन, या करिकुलम एज अ प्रोडक्ट या प्रोसेस के ज़्यादा चांसेस हैं, इन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। द करिकुलम प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे इन विच व्हाट विल बी टॉट, हु विल बी टॉट एंड हाउ इट विल बी टॉट। करिकुलम एज अ प्रोसेस का मतलब क्या है कि मेन हमारा प्रोसेस क्या है, ठीक है। हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ाना है, तो वो पूरा हमारा प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर आपका सबसे पहले सिचुएशनल एनालिसिस, हम सिचुएशन को देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें, हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी सोसाइटी की सिचुएशन क्या है, क्या नीड्स है हमारी सोसाइटी की, हमें किस तरह से करिकुलम हम सेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे सेट कर रहे हैं, करिकुलम का कंटेंट क्या रहेगा हमारा। करिकुलम डेवलपमेंट एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसके अंदर curriculum development and delivery is a cyclic process. It involves identifying learning needs, assessing the audience, developing goals, selecting content, selecting methods and aids learning experiences and implementation process, evaluate and revise. ये पूरा आपका एक साइक्लिक प्रोसेस है, इन पॉइंट्स को अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है। पहले से हमारी नीड क्या है, फिर हमारे जो बच्चे हैं, जो भी जिनको भी हम पढ़ाना चाहते हैं वो उनको हम असेस करेंगे कि वो किस तरह से हैं, उनकी एज क्या है या उनकी समझ कैसी है, या उनकी उनकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनको किस तरह की नॉलेज है और किस तरह के हमें उनको और हम उनको पढ़ाना चाहते हैं। गोल सेट करेंगे, कंटेंट सेट करेंगे, फिर मेथड क्या रहेंगे हमारे, ठीक है। ये हमारा एक पूरा प्रोसेस है, ये आपको याद करना है। अभी प्रोडक्ट क्या है, प्रोसेस तो हमारा पूरा प्रोसेस है, लेकिन प्रोडक्ट के बाद जो आउटकम आ जाता है, ये मेन जो है करिकुलम एज अ प्रोडक्ट, वो उसी पर मेन फोकस करता है कि आपका इवैल्यूएशन करने के बाद जो आपका आउटकम मिल रहा है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। Product means the outcome and the results which we receive after curriculum process. Curriculum as product involves making judgments about the effectiveness of curriculum. In the assessment phase, information will be gathered from students, teachers. हम students और teachers और administrators से पूरा हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर हम उसको असेस करते हैं, हम देखते हैं कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पे इम्प्रूव करना है, हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पायलटिंग क्या है कि ये जो पूरा एवैल्यूएशन का प्रोसेस है कि हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की, फिर हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, एवैल्यूएट कर रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो वो पूरा आपका पायलटिंग में आ जाता है, ठीक है। तो ये है आपका करिकुलम एज अ प्रोडक्ट, ये लास्ट स्लाइड थी, ठीक है। यहाँ पर आपका सिलेबस ख़त्म होता है और यही आपके मेन टॉपिक्स हैं। इसमें आपके मेन टॉपिक्स भी कवर हो गए और मेन पॉइंट्स भी कवर हो गए। अगर एग्ज़ाम से पहले आप एक बार रिवाइज़ करना चाहते हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बुक में से आपको एक बार ढूंढने पड़ेंगे कहाँ पर क्या है, तो इसमें एक ही स्लाइड में आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में याद रखने हैं, ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।